तो हम लोगों ने हीट क्या होती है, वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये तीनों टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में बातचीत कर ली है। तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए तैयार हैं। कैसा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले आपको इन सारी चीज़ों के मतलब पता होने चाहिए थे। अगर आपको मतलब पता है तो आप डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो। अदरवाइज वो चीज़ नहीं तो एक रेक्टिफिकेशन वाले पार्ट की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तरफ। तो मैं बता दूं तुम्हें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास पहले आया, मतलब टोटल थर्मोडायनेमिक्स में हम 4 लॉज पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, थर्ड लॉ पढ़ते हैं और फिर 0th लॉ पढ़ते हैं। मतलब ऑर्डर कैसा होना चाहिए, 0 1 2 3, बट होता है 1 2 3 0। खैर, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई ऐसा महान लॉ नहीं है। हम जब जानेंगे तब तुम्हें पता चलेगा, अरे ये लॉ तो उस इंसान को भी पता है जिसने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी, ये लॉ तो उस इंसान को भी पता है जिसने साइंस नहीं पढ़ी। सो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, इट इज़ अ वेरी डे टू डे लाइफ कॉमन फिनोमेना। तो उस पर हम ही नहीं जाएंगे। सबसे पहले आया था हमारी ज़िंदगी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसने आकर थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद ऑब्वियस है कि थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, है ना। बेशक इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहे होंगे। तो जो भी इसमें ड्रॉबैक थे, उस ड्रॉबैक की वजह से फिर आप लोगों का कौन आया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। मतलब फर्स्ट लॉ कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और जिन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर सेकेंड लॉ आया। अभी खैर हम लोग सेकेंड लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ फर्स्ट लॉ पढ़ा रही हूँ। तो बट मैंने बता दिया कि आखिर फर्स्ट लॉ में और आपके सेकेंड लॉ में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि वीबीटी थ्योरी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, है ना। फिर VSEPR थ्योरी आई, फिर VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। बस उतने में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, और अगर कॉम्प्लेक्स की बात करो तो फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी आती है, LFT। तो कैसा होता है कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी थ्योरी 100% हर जगह आप सोचो कि वैलिड हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाती है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। क्या कर सकते हैं। तो फिर बाद में जैसे जैसे साइंस एडवांस होता है, या फिर मैं ऐसा कहूँ जैसे जैसे लोगों की सोच का दायरा बढ़ता है, वो लोग उस नहीं एक्सप्लेन करने वाली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं विथ न्यू कंसेप्ट्स, एंड अगेन नई थ्योरीज या नई लॉज का जन्म होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आगे थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ का इसीलिए जन्म होता है क्योंकि फर्स्ट लॉ बहुत सारी बातचीतों को क्या नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ फिर एक्सप्लेन क्या करता है, मतलब क्या है यार ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या किस बला का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस बला का नाम है। तो देखो कैसा होता है कि हम लोग जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही सीधा साधा है। लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अपने अपने ढंग में अलग अलग तरीकों से बताया है, और अलग अलग तरीकों से इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्रेस किया है। हम सारी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद आखिरी में क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट वर्ल्ड वाइड यूज़ की जा रही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेकर, वो भी एक बार डील कर लेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके साथ बातचीत करता है विथ रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर ये बेसिकली आपसे बातचीत करता है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, उसके वाया समझिए। आप अभी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, यू आर एट रेस्ट। तो होगा क्या कि जब आप बिल्डिंग के टॉप पोजीशन पर हो, यहाँ पर जब आप खड़े हो, तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि आप रेस्ट पर हो, बट आपके पास
पोटेंशियल एनर्जी की एक सर्टेन वैल्यू होगी, लेट्स से आपके पास एक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है, ठीक है, या फिर मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, कई लोगों को तकलीफ हो जाएगी कि मैडम वहाँ पे तो हम लोगों उसके और ऊपर चलेगा तो फिर वो इंक्रीज हो जाएगी, सही बात भी है। फिर क्या हो गया कि तुम ना ऊपर से पैराशूट लगाकर कूद गए, बिना पैराशूट के मत कूदना। तो जब तुम नीचे ग्राउंड पे आ जाओगे, तो जब तुम ग्राउंड पर आओगे तो ऑब्वियस है कि उस वक्त मान के चलते हैं आप रेस्ट पर नहीं हो, ठीक है। जब आप ग्राउंड को टच किए जस्ट, आप उस वक्त मान लेते हैं आप रेस्ट पे नहीं हो, वहां पे काइनेटिक एनर्जी की कुछ ना कुछ सर्टेन क्या होती है वैल्यू होगी। लेकिन अब क्योंकि आप ग्राउंड को टच कर चुके हो तो अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था, अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आपका कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि तुम पटाख से ऊपर से कूदे और पटाख से ग्राउंड में नीचे पहुंच गए। इस पूरी प्रोसेस में हो सकता है ना कि तुम पहले यहाँ कहीं रहे हो, फिर तुम यहाँ कहीं रहे हो और उसके बाद तुम नीचे आए हो, राइट। तो जब तुम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे थे तब क्या यहाँ पे तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्या? ऑब्वियसली नहीं, तुम नीचे कूद रहे हो, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी अब कुछ ना कुछ तो रही होगी, 0 तो नहीं हुई होगी, है ना। तो ये 0 से ग्रेटर रही होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रही होगी, ग्रेटर से 0। चलो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से ये वैल्यू है 20। तो अभी पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। अब जब आप कूद गए तो अब आपकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए कितनी हो गई है, ये हो गई है मान लेते हैं 6। लेकिन जैसे आपको पता है आप धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रहे हो, यानी कि mgh में जो हाइट होता है वो हाइट आपका कम हो रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी 20 था, तो मान लेते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी 14 है। फिर आप और नीचे आ गए, मान लेते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी की स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई, ठीक है। ऐसा हम मानकर नहीं चल रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लेते हैं बढ़ गई, और नतीजा ये हुआ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। और क्योंकि अब आप जमीन के और करीब आ गए तो अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या हो गई, अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी और क्या हो गई, कम हो गई। तो बेसिकली अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जब आप टॉप पोजीशन पे थे तब आपके पास टोटल एनर्जी कितनी थी, तो आप मुझे क्या कहोगे, 20, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है। इसमें प्लीज इंटरनल को मत लाना, क्योंकि मैं फिजिक्स की लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, और फिजिक्स एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं पढ़ा जाता बॉडीज के, वो पूरा मैक्रो लेवल पे पढ़ा जाता है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, 20 है, और यहाँ पे कितनी है, 20 है। तो इससे हमें फिजिक्स में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, ऑफ एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, आई थिंक वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो उसको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि टोटल, आप किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे निकालिए, टोटल एनर्जी आपको हमेशा सेम मिलेगी। अगर बॉडी मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, मान लेते हैं एक बॉडी ए से जेड पॉइंट पे जा रही है, तो ए से जेड के बीच में और कितने अल्फाबेट्स आएंगे, 24। तो आप हर 24th अल्फाबेट पर, मतलब आप ईच अल्फाबेट पर आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करिए। आप पॉइंट बी पे कैलकुलेट करिए, पॉइंट सी पे कैलकुलेट करिए, पॉइंट डी पे कैलकुलेट करिए, पॉइंट वी पे कैलकुलेट करिए, पॉइंट टी पे कैलकुलेट करिए। हर पॉइंट पे आपको उस पर्टिकुलर बॉडी की टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आप लोगों की कांस्टेंट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी तो वेरी कर रही है ना। तुम खुद सोचो, जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आएगा, बट उन दोनों का जो सम होता है दैट इज टोटल एनर्जी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। सो बस दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की, अब यहाँ पे हम लोग वर्ड जो है ना बॉडी वॉडी ये सब नहीं यूज करते, हम थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तब हमारी बातचीत क्या चलती है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी बराबर बोलो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, वो सिस्टम की टोटल एनर्जी बराबर क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऊपर की जो भाषा है, ऊपर से कूदने वाली, नीचे पहुंचने वाली, वो मैंने फिजिक्स के टर्म में बताया, बट मेरा एम था तुम्हें सिखाना कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पर जाइए, उस पर्टिकुलर स्टेट पर आपको काइनेटिक एनर्जी अलग मिल जाएगी,
आपको पोटेंशियल एनर्जी अलग मिलेगी, आपको इंटरनल एनर्जी भी अलग मिलेगी सिस्टम की, बट आपको हर एक पॉइंट पे जो टोटल होती है, टोटल वैल्यू, टोटल एनर्जी है ना, जो हमने कल पढ़ा था, वो चेंज नहीं होगी, वो आपको हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। वो चेंज नहीं होगी, वो आपको हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। बराबर, वो आपको हमेशा कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। अब जैसे आपने बचपन से आई थिंक ये लाइन सुनी होगी कि, आई थिंक मेरे हिसाब से तो सुनी है, मैंने तो सुनी थी यार बचपन में, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या सुना होगा, नर बी डिस्ट्रॉयड, याद आ रहा है, यानी कि एनर्जी को आप क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, है ना, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बराबर, आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस आप उसको क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से आप उसको क्या कर सकते हो, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है, तो सुनो, जब तुम्हारे पास फटाका होता है कोई एक, ठीक है, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, उसके अंदर क्या होती है, केमिकल्स भरे हुए होते हैं भाई, तो केमिकल एनर्जी होती है। जब हम उस फटाके को जला देते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे उसके अंदर के केमिकल्स खत्म होते हैं, फटाका फट जाता है। तो जब फटाका फट जाता है तो आप कहोगे कि मैडम केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई, गायब हो गई, राइट, यही कहोगे। अच्छा, लेकिन जब फटाका फटता है तब तुम्हें साउंड सुनाई आता है, तब अगर लेट से लाइट दिखने वाला फटाका होगा तो लाइट भी दिखती है, और नहीं तो फटाके के जलने के बाद उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में सर्टेन अमाउंट की हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है ना, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है। सो बेसिकली अगर मैं तुमसे ये कहूं कि केमिकल एनर्जी जो फटाके के अंदर थी, मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और मैंने उसके बदले में नई एनर्जी लेकर आ गई, साउंड, लाइट, हीट। तो बेसिकली यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बट इसमें एक छोटे से करेक्शन की नीड है। मैंने केमिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैंने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया, ठीक है। जब हमने उस फटाके को जलाया तो केमिकल एनर्जी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बस यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये क्या कहता है, एनर्जी को आप बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, आप उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बोल रही हूं तो मेरी जो बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी कंटेंट होगा ग्लूकोज के मतलब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की वजह से जो भी एटीपी मेरी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होगी, ये धीरे 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 क्या हो रही होगी, कम होती जा रही होगी, है ना, खत्म होती जा रही होगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना। अच्छा, वैसे ही सिमिलरली तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी भी एनर्जी धीरे 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 खत्म हो रही होगी। लेकिन कैसा है कि अगर मैं ये कहूंगी कि मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, तो राइट, सही बात है, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, बट क्या इस ब्रह्मांड की, इस पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी भी तो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी तो यूनिवर्स का ही एक पार्ट हूं ना। तो अगर बेसिकली अगर मेरे अंदर की एनर्जी कम हो रही है तो इनडायरेक्टली यूनिवर्स के अंदर की भी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी, वो कभी भी कम नहीं होगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या रीजन है? तो वो ये बताता है कि भाई तेरी अंदर, मतलब मेरे अंदर की बॉडी की अगर एनर्जी कम हो रही है तो उस एनर्जी को मैं कैसे कम कर रही हूँ, मैं बोलकर कम कर रही हूँ, मतलब मैं इनडायरेक्टली सराउंडिंग में वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही हूँ, साउंड क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरी बॉडी के अंदर की जो फूड की केमिकल एनर्जी थी, उस केमिकल एनर्जी को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, साउंड एनर्जी में। तो अगर पूरे यूनिवर्स में से मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी कम हुई तो मेरी बॉडी के अंदर की एनर्जी कम होने की वजह से बाहर सराउंडिंग में कुछ एनर्जी बढ़ी भी तो साउंड के फॉर्म में। सो इनडायरेक्टली व्हेनेवर वी ट्राई टू रिड्यूस एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, देन दैट सिस्टम क्या करता है, अपनी एनर्जी रिड्यूस तो कर देगा, बट
वो सराउंडिंग में एनर्जी फिर इंक्रीज कर देगा, सच दैट कि टोटल एनर्जी बोलिए कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपके घर में रिमोट है, रिमोट के पीछे सेल लगा हुआ है, सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, एज वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो जैसे जैसे आप उस रिमोट के सेल को इस्तेमाल करते हो उसके केमिकल्स क्या होने लगते हैं, बोलो धीरे 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 कम होने लगते हैं, यानी कि आप उसकी केमिकल एनर्जी को कम कर रहे हो। बट अगर आप मान लेते हैं उस रिमोट वाले सेल के वाया आप कोई खिलौना चला रहे हो, जैसे क्लैप करता है गुड्डा, रिमोट कंट्रोल कार, ऑल एंड ऑल, तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सेल के अंदर की एनर्जी आप कम कर रहे हो, उसके बदले में आप कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट? आप क्या कर रहे हो, एक मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, जिससे वो खिलौना चल रहा है। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहने के लोगों के अलग अलग तरीके हैं। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सच दैट कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम दी वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, राइट? तो ये भी उसको कहने का एक तरीका है। बट ये जो भी मैंने आपको बातचीत की, ध्यान से सुनना, बातचीत सुनना ध्यान से, जो भी मैंने आपको ये बातचीत की अभी तक, इस पूरी बातचीत का एक सारांश मतलब समरी क्या है, इसकी समरी ये है कि आपकी रिएक्शन अगर ए से बी प्रोसेस में जारी है और अगर ए की टोटल एनर्जी एक्स है तो भाई बी की भी टोटल एनर्जी एक्स होनी चाहिए, बराबर। यही है हम लोगों की थर्मोडायनेमिक्स वाली बातचीत, है ना? यही तो है हम लोगों की थर्मोडायनेमिक्स वाली बातचीत कि अगर आप मान लेते हैं एक्स प्रोसेस से, आप मान लेते हैं ए प्रोसेस से बी प्रोसेस की तरफ आप जा रहे हैं और आपकी टोटल एनर्जी मान लेते हैं पहले भी एक्स थी और आपकी बाद में भी एक्स है, ये मायने नहीं रखता कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? ये मायने नहीं रखता कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, बट ठीक है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी? क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मैं कहूँ कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन देखो ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, और आपके पास मान लेते हैं एक आइस का टुकड़ा है। अब जैसे हम सब जानते हैं कि लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसके अंदर हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, है ना? लिक्विड के अंदर जो हीट होगी वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट आप लोगों के आइस में कम होती है। मान लेते हैं जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी आपका कैसा है, ज़्यादा है, और जो आइस है उसका भी टेम्परेचर बोलो कैसा है, थोड़ा बेचारी का कम है। अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम्हें एक लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब आप एक लिक्विड है आप उसको आइस में कन्वर्ट करो, और आपके पास एक आइस है आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करो, ठीक है? तो हम ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिक्विड को अगर आप आइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, फ्रिज में आप डालो, फ्रिज यूज़ करो, हो जाएगा। और अगर आप आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मुझे कोई फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जा रहा है। मतलब बेसिकली समझ रहे हो क्या हो रही है? यानी कि आइस को जब मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो ऐसे केस में हो ये रहा है कि मेरी आइस अपने आप, ठीक है, थोड़ा सा सराउंडिंग में आप रख दो, अपने आप किस में कन्वर्ट हो रही है? अपने आप कन्वर्ट हो रही है, बताओ किस में? लिक्विड में, ठीक है? किस में कन्वर्ट हो रही है? अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब मुझे आइस को किसी मशीन में नहीं डालना पड़ रहा है ना, जो मशीन आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करे। मैंने बस उस आइस को रखा और अपने आप वो क्या हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। मुझे बाहरी किसी भी प्रकार की मशीन या किसी भी बाहरी प्रकार की एजेंसी की आवश्यकता नहीं हुई, वो प्रोसेस हो गई, बराबर। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूंगी कि एक लिक्विड रखा हुआ है, एक गिलास पानी मैंने रखा हुआ है, क्या ये एक गिलास पानी अपने आप आइस में कन्वर्ट होगा क्या? अगर मैंने ऐसा पूछा तो देखो होगा, मैं मानती हूँ, बट अपने आप नहीं होगा। इसको आपको किस में रखना पड़ेगा? फ्रीजर में रखना पड़ेगा, यानी कि आपको यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल एजेंसी को यूज करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल एजेंसी क्या करेगी? लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करेगी।
अनलेस एंड अनटिल आप फ्रीजर को यूज नहीं करते हैं तब तक आप लोगों का वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यार आइस से लिक्विड में आ पाना पॉसिबल है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया जा सकता है, बट लिक्विड से आइस में जाना पॉसिबल नहीं है विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब ये एक तरीके से वन वे रोड के जैसा है कि आप जा तो सकते हो बट आ नहीं सकते, या आ सकते हो लेकिन जा नहीं सकते। तो एक ही डायरेक्शन क्यों, दूसरी डायरेक्शन क्यों अलाउड नहीं है? ठीक है, अब देखो कई लोग इस पे ऑब्जेक्शन मत उठा लेना कि नहीं अलाउड तो है ना फ्रीजर के सारे, बिना फ्रीजर के दूसरी डायरेक्शन क्यों अलाउड नहीं है? ठीक है, क्यों अलाउड नहीं है? जैसे एक और टर्म में अपन बातचीत कर लेते हैं। एक आपके पास बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये मान लेते हैं आपके पास एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये मान लेते हैं आपके पास एक दूसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर कम है। अब जैसा कि तुम जानते हो कि हीट फ्लो होना शुरू होगी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, तो कुछ देर बाद आप ये देखोगे कि इस गर्म वाली जो बॉडी थी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था, ये क्या हो गई, ये थोड़ी सी इसका टेम्परेचर कम हो गया, और जिसका कम था उसका ज़्यादा हो गया। इससे क्या समझ में आता है कि हीट फ्लो हुई, कहाँ से कहाँ फ्लो हुई, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ आप लोगों का लोअर टेम्परेचर। सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या इसका रिवर्स आपका आ पाना इस तरीके से पॉसिबल है क्या? क्या रिवर्स आ पाना पॉसिबल है क्या? मतलब अगर एक ठंडी बॉडी है और आप एक ठंडी बॉडी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो मतलब जिसका अंदर हीट कम है, कि वो और ठंडी हो जाए, ठीक है, वो और ठंडी हो जाए, ठीक है, वो और ठंडी हो जाए और तुमको गर्म कर दे, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे खुद सोचो, जब ठंडी का सीजन होता है, बाहर एटमॉस्फेयर हमारा कितना ठंडा हो जाता है, क्या उस बाहर के ठंडे एटमॉस्फेयर से तुम ये उम्मीद करते हो क्या कि वो ठंडा एटमॉस्फेयर अपनी हीट निकाल के तुमको गर्म करे और वो खुद ठंडा हो जाए? नहीं, बल्कि तुम्हारी बॉडी की हीट निकल निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाती है और तुम ठिठुरते रहते हो ठंडी भर में। तो यार यहाँ पे हीट का फ्लो पॉसिबल क्यों नहीं है? यहाँ ठंडे टेम्परेचर वाली बॉडी, यानी कि जिसका टेम्परेचर लो था, ये लो से हम हाई टेम्परेचर को हीट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज हो रहे हैं, ये क्वेश्चन का समाधान फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं दे पाया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको केवल इतना सजेस्ट कर पाया कि भाई सुन, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये होगी, ठीक है। उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि देख भैया कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि इसी डायरेक्शन में वाली हो रही है और इसके रिवर्स डायरेक्शन वाली क्यों नहीं हो रही है ना। वो ये नहीं बता पाता है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल हो रही है बट दूसरे डायरेक्शन में क्यों पॉसिबल नहीं। तुम खुद सोचो, अगर लिक्विड से मतलब आइस से अगर लिक्विड आने में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि फिर जब आप उसी सेम लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करोगे तो भी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होने के बावजूद क्यों लिक्विड से आइस वाली प्रोसेस अपने आप नहीं हो रही है, ये एक्चुअली आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ये बेसिकली समझा नहीं पाया। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या चीखता रह गया, क्या ढिंडोरा पीटता रह गया, एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, बस उसका यही नारा था, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। फिर लोगों ने जब उसको अपनी क्यूरियोसिटी पूछना शुरू किया कि ठीक है हम मानते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है, हम मानते हैं कि आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म पे, हम आपकी सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन आप हमको एक बात बताइए कि जब आइस से लिक्विड आ रहे हैं, मतलब रिएक्शन हुई, फिजिकल हुआ, केमिकल हुआ, बट रिएक्शन तो हुई, इसका मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट हुई थी। तो आप एक बात बताइए, फिर लिक्विड से आइस अपने आप रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? टोटल एनर्जी तो वहां पे भी कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके आ गया मुंह पे ताला। वो नहीं समझा पाया भाई, वो नहीं समझा पाया कि आखिर क्यों टोटल एनर्जी के कांस्टेंट रहने के बावजूद भी आपकी रिएक्शन अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के लिक्विड से आइस की तरफ नहीं हो रही या फिर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं हो रही। ऐसी बहुत सारी और भी अदर एग्जांपल्स हैं, लेकिन इन चीज़ों को क्या नहीं समझा पाया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझा पाया।
यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम लिमिटेशन ये कहेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या समझाने में असक्षम है कि डायरेक्शन क्या होगा हीट के फ्लो का। यानी कि ये तो तुमको भी पता है बचपन से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, बट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी क्यों नहीं, वाई नॉट। गर्मी ठंडी के सीजन में जब बाहर का माहौल ठंडा रहता है तो क्यों एटमॉस्फेयर अपने अंदर की हीट निकाल के तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं डाल देता, और क्यों तुम्हें ठंडे मतलब गरम गरम फील नहीं होता, तुम्हें बल्कि उल्टा होता है भैया, तुम्हारी बॉडी की हीट निकल निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाती है, राक्षस समान हमारी बॉडी की हीट खा लेता है वो। क्यों हीट फ्लो नहीं हो रही है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के तरफ। यानी कि बेसिकली ये आप लोगों के थर्मोडायनेमिक्स के क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्या है, ये ड्रॉबैक्स हैं, ये उसके लिमिटेशंस हैं। क्या नहीं समझा पाया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को नहीं समझा पाया कि आखिर क्यों हीट हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होती है, कोल्ड से हॉट क्यों नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कैन नॉट एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, गर्म से ठंडा जाना तो भैया सबको पता है, लेकिन ठंडे से गर्म क्यों नहीं, ठीक है, वो क्यों नहीं। तो ये एक्चुअली आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बस की बात नहीं थी समझा पाना। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ढप बैठ गया है ना, वो समझा नहीं पा रहा है कि रिएक्शन एक ही इसी डायरेक्शन में काइको हो रही है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं हो रही है बताओ, बराबर वो ये समझा नहीं पा रहा है। तो देयरफॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना चला गया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चला गया आपका, चला गया, बराबर वो चला गया। अब उसके बाद इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, आप लोगों का कौन आया, सेकेंड लॉ आया। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्शंस को लेकर बातचीत करता है, जो कि फर्स्ट लॉ ने नहीं की। ठीक है, उसने फर्स्ट लॉ ने नहीं की। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इतनी नहीं है कि टोटल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट, ये नहीं है, वो ये भी है कि वाई उल्टा डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्यों रिवर्स डायरेक्शन में काम कर पाना पॉसिबल नहीं है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। तो इसी लिमिटेशन को समझाने के लिए बाद में फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जन्म हुआ। तो होप सो तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है इसके बारे में बातचीत पता चली होगी। ये तो देखो पूरी थियोरेटिकल बातचीत थी, अब थोड़ी सी मैथमेटिकल बातचीत कर लेते हैं। मैथमेटिकल बातचीत मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकती हूँ। तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम अपना लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय सिस्टम। ठीक है, अब देखो कल मैंने बताया कि अगर एक इंसान की मृत्यु भी हो जाए, मान लेते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी बॉडी की जीरो है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लग रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी उसकी बॉडी के पास सर्टेन अमाउंट की इंटरनल एनर्जी होती ही है। तो मान लेते हैं ये आप लोगों का एक सिस्टम है, इस सिस्टम के पास पहले से एक इंटरनल एनर्जी थी, लेट्स से U1 है ना, इसके पास क्या थी, एक इंटरनल एनर्जी थी। बोलो क्या, इसके पास इंटरनल एनर्जी थी U1। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि मैं इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मैं चेंज कर दूं। ठीक है, मैं क्या चाहती हूं कि मैं इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उस इंटरनल एनर्जी को मैं क्या कर दूं, मैं चेंज कर दूं। तो मैं इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज कर सकती हूँ, पहले तो हमको ये सोचना है, बराबर। अगर मैं किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करना चाहती हूँ तो पहले तो मुझे ये सोचना है कि मैं इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, मान लेते हैं मैं चाहती हूँ कि मेरा सिस्टम U1 इंटरनल एनर्जी को कर, मान लेते हैं कौन सी वाली इंटरनल एनर्जी में आ जाए, मान लेते हैं वो U2 नामक एक नई इंटरनल एनर्जी में आ जाए। जैसा कि कल हमने बातचीत की कि हम एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट नहीं कर सकते है ना, तो मुझे नहीं पता U1 क्या होगा U2 क्या होगा, बट मैं चाहती हूँ कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए। अब मुझे बात बताओ, U1 से अगर आप U2 इंटरनल एनर्जी लेकर आना चाहते हो, कितने तरीके हैं आप U1 से U2 को इंटरनल एनर्जी लाने के। तो दो तरीके हैं, एज वी डिस्कस यस्टरडे। दो तरीकों से आप यहाँ पे ये चेंज क्रिएट कर सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो तरीकों से क्रिएट की जा सकती है। पहला, आप हीट के फॉर्म में चेंज करवा लो,
या फिर आप वर्क के फॉर्म में इंटरनल एनर्जी में चेंज क्रिएट करवा लो। मतलब मान लेते हैं मैंने उस सिस्टम को हीट और दे दी, तो मेरे और हीट देने से उसकी इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी, या फिर मैंने उसके अंदर अभी जितनी भी उसके पास उसकी खुद की हीट थी, मैंने उसके अंदर से कुछ हीट निकाल ली। तो आप चाहे तो हीट उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ऐड कर दो, या फिर आप उस पर्टिकुलर सिस्टम से आप हीट रिमूव कर दो। दोनों ही तरीकों से आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। या फिर वर्क के तरीके से भी आप बदल सकते हो, या तो आप सिस्टम से वर्क करवा लो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। याद होगा जब मैंने साइन कन्वेंशंस बताए थे आप लोगों के थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पे बताया था वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो आप या तो किसी सिस्टम से वर्क डन करवा लो, या तो उस पर्टिकुलर सिस्टम पे आप वर्क डन कर दो। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप दोनों में से कुछ भी करा लो। आप इनमें से अगर आप कुछ भी करवाते हो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है और आपका मकसद पूरा हो जाता है। तो बस इसी चीज को बहुत ही आसान लफ्जों में हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको मैं और इलैबोरेट करके भी बताऊंगी, बट फिलहाल अभी इसकी स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है कि भैया इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना है। मुझे क्या करना है, मुझे इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना है। चेंज लाना है मतलब मुझे फाइनल वैल्यू माइनस क्या करनी है, बोलो इनिशियल, यानी कि U2 माइनस U1, यानी कि इसको मैं कह सकती हूँ डेल्टा U। तो ये चेंज कैसे लाया जा सकता है, अभी अभी मैंने बताया, आप हीट के वाया भी ला सकते हो ये चेंज, या फिर आप ये चेंज वर्क के वाया भी ला सकते हो। ठीक है, आप हीट के वाया भी ला सकते हो ये चेंज, या फिर आप ये चेंज वर्क के वाया भी ला सकते हो। सो बेसिकली आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी लाने के दो तरीके, हीट के वाया ले आओ यानी कि Q, या फिर वर्क के वाया ले आओ W। सो बस इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग हमारा क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, मैं FLOT लिख देती हूँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट एनर्जी एंड दी वर्क डन, इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों के बराबर होता है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, आप लोगों के फर्स्ट लॉ ऑफ किसके, थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किस चीज का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये है आपका, जैसे अभी तक हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो, तो ये सारा फलाना ढिमका आपका एक तरफ, और ये है आप लोगों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, चलो एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई तो एक सिस्टम है, इस सिस्टम के पास एक सर्टेन इंटरनल एनर्जी पहले से, जैसा कि मैंने कहा, रहती है U1। आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हीट दे दी, बराबर। आपने क्या की, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हीट सप्लाई की, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप हीट सप्लाई करोगे, आप रिमूव भी कर सकते हो, बट मैंने फिलहाल क्या किया है, सिस्टम को हीट सप्लाई की है। तो तुम्हें जब मैंने साइन कन्वेंशंस पढ़ाए थे तब मैंने तुमको ये बताया था, हीट का सिंबल होता है Q, और अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो प्लस Q आ जाएगा, ये मानते हो है ना। तब आप अगर सप्लाई कर रहे हो तो प्लस Q आ जाएगा, यानी कि अब आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम की क्या इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी क्या, तो तुम्हें जवाब देना चाहिए हाँ मैडम बिल्कुल हुई होगी। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने ऊपर बताया इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का तरीका होता है या तो हीट करवा दो या तो वर्क करवा लो, कुछ भी करवा लो। तो मैंने पहले उसको हीट दे दी, और अगर मैं उसको हीट दे दूंगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, है ना। अब बोलो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास पहले 10 रुपए थे, मैंने तुमको 2 रुपए और दे दिए, और अगर मैं पूछती हूँ कि अब तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो तुम कहोगे मैडम 10 + 2, पहले के 10 और अभी आपने 2 और दे दिए। तो पहले से आपके पास एक सिस्टम था, उस पर्टिकुलर सिस्टम के पास पहले से इंटरनल एनर्जी U1 थी, और आपने उसको और हीट क्यों दे दी, आपने उसको और हीट दे दी Q। तो जब आप उसको और हीट दे दोगे तो आपके और हीट देने की वजह से अब उसके पास एनर्जी कितनी होगी, पहले की एनर्जी U1, और आपने क्योंकि और हीट दे दी इसीलिए उसकी एनर्जी बोलो कितनी होगी, प्लस Q। अगर निकालते तो माइनस Q हो जाता। साइन वगैरह का हमें थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जो साइन कन्वेंशन तुमको सिखाए थे बस उसी बातचीत का। अब मैंने क्या किया,
मेरे को चैन नहीं मिला, मैंने इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या किया और हीट दी क्या? नहीं, मैंने कहा कि चल एक काम करते हैं सिस्टम, तेरे ऊपर मैं वर्क डन भी कर लेती हूँ, चल तेरे ऊपर मैं वर्क डन कर लेती हूँ। यानी कि मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर बोलो क्या किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। मैंने क्या किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब तुम्हें साइन कन्वेंशंस पढ़ाए थे तब उस वक्त बताया था कि अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हो देन इट इज नोन एज प्लस डब्ल्यू। तो जब मैं इस पे वर्क डन ऑन द सिस्टम करूंगी तब क्या इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? बिल्कुल हो जाएगी। बट गधे के जैसे ये मत लिख देना कि U1 प्लस क्यू प्लस क्या कहते हैं आपका W। लिख सकते हैं क्या? लिख सकती हूं मैं ये वाली चीज? डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने परसों की क्लास में लिखा है, पढ़ा है कि हीट और वर्क ये बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफर करने के क्या है, तरीके हैं। तो अब उसकी जो नई वाली इंटरनल एनर्जी है, नई वाली इंटरनल एनर्जी, वो नई वाली इंटरनल एनर्जी U1 प्लस क्यू प्लस W है, ये मानते हो? अच्छा, अब कुछ और भी करना है कि रोक दो? मैं खुद को रोक दो अब आप कुछ और मत करो। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपकी नई वाली इंटरनल एनर्जी है ये, यहाँ पे हम लोगों ने अब अपनी देने लेने की प्रोसेस क्या कर दी, बोलो स्टॉप कर दी, है ना। यहाँ पे हमने हमारे देने लेने की प्रोसेस बोलो क्या कर दी, स्टॉप कर दी। अब यहाँ पे जो नई वाली इंटरनल एनर्जी है, तो लेट्स से वो नई वाली इंटरनल एनर्जी को मैं क्या सिंबल दे देती हूँ, U2। तो ये जो नई वाली इंटरनल एनर्जी है, तुम्हें नहीं लगता कि ये नई वाली इंटरनल एनर्जी मैडम बेसिकली आपकी U2 इक्वल्स टू U1 प्लस क्यू प्लस W के बराबर है? दिख रहा है ना मैं कैसे आई हूँ प्रोसेस कंप्लीट करते हुए? हाँ, अब इस U1 को थोड़ा आप यहाँ ले आइए। अगर आप U1 को यहाँ ले आएंगे तो ये U2 माइनस U1 इक्वल टू क्यू प्लस W। अब U2 माइनस U1 इज डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस W। तुम्हें नहीं लगता यही सेम चीज मैंने अभी ऊपर भी तुमको लिखवा के दी थी? ये देखो, तो ऐसे आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेरिवेशन कि डेल्टा U कैसे क्यू प्लस W के बराबर है। सिर्फ इतना बोल दिया कि वर्क करवा लो, इतना बोल दिया कि उसको हीट दे दो तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा? नहीं, उसको कैसे आया ये पता होना चाहिए कि पहले हमने हीट दी। जरूरी नहीं है पहले हीट दो, पहले वर्क भी दे सकते थे। जो तुम्हें करना है कर लो, पहले वर्क करवा लो, पहले हीट दे दो, फिर एक बार हीट दे दो, फिर वर्क करा लो। तो ऐसे करते 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 आप जिस प्रोसेस पे रुक गए हो ना, बस वो बेसिकली आप लोगों का क्या है, आप लोगों की फाइनल इंटरनल एनर्जी। मान लेते हैं मैं इस प्रोसेस पे नहीं रुकती, मान लेते हैं मैं इस प्रोसेस पे नहीं रुकती, मान लेते हैं मैं अब क्या करती, आपके सिस्टम के अंदर से माइनस Q2 कर देती, मतलब मैं हीट निकाल देती, तो यहाँ पे माइनस ऑफ Q2 भी आता। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोसेस 3 स्टेप में रुक जाती है, आप उसको कितने भी स्टेप्स में लेकर जा सकते हो। बट हर स्टेप में आपने जो जो चीजें उसको दी हैं, जो चीजें आपने उससे ली हैं, उनके साइन के साथ उनकी वैल्यू लिखते जाओ, और जब स्टॉप हो जाओ तो वहां पे U2 लिख देना, और बस U2 माइनस U1 कर दो। राइट हैंड साइड में जो बचा वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, है ना। तो ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमने फॉर्मूला जनरेट किया मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब अगर बॉडी में बहुत बड़ा कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है तो। लेकिन अगर मान लेते यही सेम फॉर्मूला मुझे स्मॉल चेंज के लिए चाहिए, मतलब जब स्मॉल चेंज आया, थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, इनफाइनाइटिजिमली स्मॉल चेंज आया, उसके लिए अगर मुझको यही सेम फॉर्मूला चाहिए तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, डेल्टा U की जगह लिख देते हैं, बोलो वहां पे क्या, DU, है ना। Q की जगह लिख देते हैं DQ, और W की जगह क्या लिख देते हैं, DW, मतलब छोटा सा चेंज, बराबर। अच्छा, वैसे तो मैंने तुम्हें अभी वर्क डन पढ़ाया नहीं है, खैर तुम्हें वर्क डन में अभी आगे पढ़ाऊंगी, तो जब तुम्हें आगे मैं वर्क डन के फॉर्मुलेस वगैरह सिखाऊंगी ना, तब तुम लोगों को वहां पर एक चीज पता चलेगी, वो ये कि वर्क डन बेसिकली होता है आप लोगों का माइनस ऑफ P डेल्टा V, मतलब मैं DW को लिख सकती हूँ माइनस ऑफ PdV। ये मैं आगे तुम्हें सिखाऊंगी, तब ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो अभी अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, है ना, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो क्या मैं इस फॉर्मूले को यहां पुट कर सकती हूं? अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पुट कर दूं तो डोंट यू थिंक कि मेरे पास इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, DU इक्वल्स टू DQ माइनस P टाइम्स ऑफ DV, ये एक और फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं।
जैसा कि मैं अभी तक बताती आ रही थी, आप उस तरीके से एक्सप्रेस कर लो, या फिर आप चाहो तो वर्क डन को हटा दो और वर्क डन को हटा के आप उसके जगह क्या लिख दो, माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। तो वो भी आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, या फिर मैं ये कहूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्रेस करने का क्या हो गया, एक तरीका हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमको पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिला, इस एक्सप्रेशन में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। देखो, जहां मैथ्स आती है हमारा खोपड़ियां चलना हमारी शुरू हो जाती हैं कि अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, वैसा करते तो ऐसा होता। तो हमने सोचना शुरू किया। ये पर्टिकुलर चीज जो मैं अभी बता रही हूँ ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एकदम ध्यान रखना है इसको। मान लेते हैं आपके पास एक प्रोसेस है जो कि आइसोकोरिक है। अब प्रोसेसेस में किसका मतलब क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, और मैंने उसी वक्त बताया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस या किसी भी दूसरी प्रकार की प्रोसेस सिर्फ इतनी नहीं है जितनी मैं आपको बता रही हूँ, और भी है, बट हम लोग फिलहाल थोड़ी सी पढ़ रहे हैं। ज़्यादा हम कब पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। या फिर अगर मान लेते हैं आप किसी भी प्रोसेस को वैक्यूम में करा रहे हो, नॉट वैक्यूम सॉरी, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपकी प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, या फिर मान लेते हैं कोई भी प्रोसेस क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है, तो ऐसी प्रोसेसेस के लिए जो डीवी होता है ना, ये डीवी होता है आप लोगों का 0। डीवी बोलो, अगर स्मॉल के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बना रहे हो तो अगर मान लेते हैं इस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना रहे हो तो डेल्टा वी। ठीक है, ये तो जानते हो कि डीवी, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि डेल्टा वी, ये आप लोगों का बेसिकली क्या होता है, 0 वॉल्यूम है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आता है। तो ऐसे में अगर इस एक्सप्रेशन में डीवी की जगह पे 0 पुट कर दिया जाए तो डोंट यू थिंक ये चीज ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगी, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू। क्या ये चीज ऐसी लिखी जा सकती है, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू लिखी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो चेंज, मतलब डी यू मतलब क्या, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज कंप्लीटली इक्वल टू स्मॉल चेंज इन हीट। यानी कि इस पर्टिकुलर भाषा को, इस सेम चीज को हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि देख भाई, जब भी कोई प्रोसेस क्लोज कंटेनर में होगी, ठीक है, यानी कि जिसके लिए डेल्टा वी बराबर 0 होगा, ऐसी प्रोसेसेस के लिए डी यू बराबर बोलो क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। यानी कि उन प्रोसेसेस के लिए जो भी चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, वो जो भी चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, वो कंप्लीटली किसकी वजह से होगा, चेंज इन हीट एनर्जी की वजह से होगा। मतलब हीट में आप जैसे जैसे चेंज करोगे वो सारा का सारा चेंज बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज लाने में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे कई बार एमसीक्यू ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आइसोकोरिक प्रोसेसेस के लिए आप जो भी हीट एनर्जी उसको सप्लाई करते हो, वो सारी की सारी आपकी हीट एनर्जी किस काम में आ जाती है, इंटरनल एनर्जी को चेंज कराने के काम में आ जाती है। और इसी चीज को इस तरीके से भी लिखा जाता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज लाया गया। कैसे लाया गया, हीट के द्वारा लाया गया। कब लाया गया, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो वहां वर्क डन तो नहीं होगा, ये तो मानते हो ना। वर्क डन का होता है P टाइम्स ऑफ डेल्टा V। तो अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब वहां पर वर्क डन क्या है, हम लोगों का वर्क डन तो 0 हो गया है। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रही हूँ तो वर्क डन तो क्या हो गया, वहां पे 0 हो गया है। लेकिन आपने फिर भी हीट एनर्जी सप्लाई किए जा रहे हो। तो अब आप जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो हीट एनर्जी किस काम में आएगी, वो हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी को चेंज कराने के काम में आएगी कंप्लीटली। मतलब एक एक तिनका हीट एनर्जी का किस काम में जाएगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज कराने के काम में जाएगा। दिस इज आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मॉडिफाइड वर्जन। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से बहुत बार एमसीक्यू ऑलरेडी पूछे गए हैं। अच्छा, मान लेते हैं कोई प्रोसेस एडियाबेटिकली हो रहा है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है तो तुम जानते ही हो, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप लोगों का जो Q होता है वो क्या होता है, 0 है ना। अपन लोग वहाँ पे हीट का किसी भी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं करते हैं, तो बेसिकली ये आप लोगों का क्या होता है, 0 होता है, ये तो मानते हो।
अगर या फिर इसको 0 लिखो या फिर ऐसा लिख दो कि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, जो भी तुम्हें लिखना है। अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डी क्यू की जगह 0 पुट कर दूं मैं, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? आपका एक्सप्रेशन बनेगा डी यू इक्वल टू माइनस ऑफ पी टाइम्स ऑफ डी वी। अब ये माइनस ऑफ पी टाइम्स ऑफ डी वी क्या है भाई? ये माइनस ऑफ पी टाइम्स ऑफ डी वी बेसिकली आप लोगों का वर्क डन ही तो है। ये बेसिकली आप लोगों का वर्क डन ही तो है। यानी कि जब हम लोग एडियाबेटिकली प्रोसेस करवाते हैं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आप जो भी वर्क डन करते हो, ठीक है, आप जो भी वर्क डन करते हो वो सारा का सारा वर्क डन किस काम में आता है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम में आ जाता है ना। वो सारा का सारा वर्क डन किस काम में आ जाता है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम में आ जाता है। सोचो कितनी अच्छी चीज है कि अगर आइसोकोरिकली प्रोसेस करवाते हो तो इंटरनल एनर्जी को कौन चेंज करवाता है? हीट। उस वक्त वर्क डन का कोई काम नहीं होता। और जब एडियाबेटिकली प्रोसेस करते हो तो सारा का सारा वर्क डन किस काम में आ जाता है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में। उस वक्त हीट का कोई काम नहीं होता। फिर ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, ये किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ट्रू होगा। तो पता होना चाहिए डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू ये किस प्रोसेस के लिए ट्रू होगा? आप लोगों के एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ट्रू होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं मैं इसको डी डब्ल्यू ना लिखूं और मैं इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने का सोचूं, तो एक काम करो, डीवी को ना डी यू के डिवाइड में ले आओ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? डी यू अपॉन में डीवी। अच्छा, कांस्टेंट इस बार किसको रखा गया है? चार्ज को, चार्ज हीट को। हीट हम लोग कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोसेस हमारी एडियाबेटिक है। इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ? इक्वल टू मैं माइनस ऑफ पी लिख सकती हूँ। ये लिखा जा सकता है। तो ये आपका एक और एक्सप्रेशन बन गया। पेपर में कई बार सवाल पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सिर्फ लोगों को ये याद रह जाता है, उनको ये याद नहीं रहता कि भैया डी यू अपॉन डी वी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट हीट इज बेसिकली व्हाट? इज बेसिकली आपका निगेटिव ऑफ प्रेशर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? एक बार हमने डीवी को 0 पुट किया, एक बार हमने डीक्यू को 0 पुट किया। चलो एक काम करो, अब आप एक काम करो, डी यू को 0 पुट करो, इंटरनल एनर्जी के चेंज को 0। कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंटरनल एनर्जी 0 जाती है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों का जो डीई है या फिर मैं कहूं डी यू है, ये बेसिकली आप लोगों का क्या होता है? 0। ठीक है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सोचो, मैंने 3 प्रोसेसेस के लिए पढ़ा दिया, आइसोकोरिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए। ठीक है। तो डी यू बराबर आपका क्या होगा? 0 होगा। और अगर डी यू बराबर 0 होगा तो एक बात बताइए, ये स्टेटमेंट ऐसी लिखी जा सकती है 0 इक्वल टू डी क्यू माइनस पी टाइम्स ऑफ डी वी। यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूं कि डी क्यू इज इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ डी वी। ये ऐसा लिख सकती हूं मैं इसको, राइट। यानी कि बेसिकली इस चीज को हम, अरे यार यहाँ तो जगह हमको छोटी पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इसके आगे का काम ना यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, ऐसा लिख सकती हूँ। मतलब जो जो चेंज आप हीट में प्रोड्यूस करोगे वो चेंज वर्क में होगा, जो जो चेंज वर्क में प्रोड्यूस करोगे वो चेंज हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, राइट। इवन इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को और मॉडिफाइड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है? अगर डी क्यू इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ डीवी है तो मैं एक काम करती हूँ, डीवी को डिवाइड में ले आती हूँ। तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डीवी इज इक्वल्स टू, बोलो कितना? पी। ये हो जाएगा। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में हमने कांस्टेंट किसको रखा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। ठीक है। तो ये किसके बराबर है? आप लोगों के प्रेशर के बराबर है। तो देखो यहां से कुछ ऑब्जर्व होते हुए मिला। इन दोनों एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखो, एक इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो और दूसरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। इन दोनों एक्सप्रेशन को जरा आजू बाजू लिखो तो सही, कि जब हम लोग क्या करते हैं, आपके इंटरनल एनर्जी में चेंज लाते हैं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, लेकिन कांस्टेंट किसको रखते हैं? कांस्टेंट हीट को रखते हैं, तो वो माइनस ऑफ पी के बराबर आता है। और अगर मान लेते हैं
मैं हीट में चेंज लाती हूँ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और उस वक्त टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते, टेम्परेचर को रखो या इंटरनल एनर्जी को रखो, बात एक ही है। तो ऐसे केस में वही सेम चीज किसके बराबर होती है, पी के। तो ये चीज भी आपको डायरेक्टली पेपर में पूछी जा सकती है। बोर्ड्स में देखो कभी नहीं पूछेगा, बोर्ड्स वाली जो कहानी थी ना वो सिर्फ यहीं तक की थी, बस ये यहीं तक की, फॉर स्मॉल चेंज, बस इसकी यहाँ तक, बस ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके आगे ये जो मैंने 3 क्लासिफिकेशन बताए ये सब नहीं। हाँ, लेकिन बोर्ड्स की किताबों में कई बार ऐसा पूछा जाता था कि बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या सही रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन दी हीट एनर्जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को देखते बराबर समझ में आना कि अच्छा हीट को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब जरूर करके ये प्रोसेस मेरी कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेरी कौन सी प्रोसेस है बताओ। ये हम लोगों की हीट कांस्टेंट है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम में से हर इंसान को पता होता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में Q बराबर कांस्टेंट है ना, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट ये हम लोगों को याद नहीं रहता है ये कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जाए विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो वो किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं इसी चीज का ग्राफ बना दूं, मान लेते हैं वाई एक्सेस में मैं डी को प्लॉट करूं और आपके एक्स एक्सेस में मैं डीवी को प्लॉट करूं, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा। ये ग्राफ आप लोगों का y इक्वल टू -x वाले फॉर्मेट का दिखेगा, मतलब ये इसकी स्लोप निगेटिव है ना, इसकी स्लोप बोलो कैसी है, निगेटिव है। यानी कि आप लोगों का ये ग्राफ इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बराबर। इसी क्वाड्रेंट में मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें आपका x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव, तो सच दैट ओवरऑल स्लोप कैसी आएगी, निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेती तो दोनों ही y और x पॉजिटिव होते हैं तो स्लोप पॉजिटिव आ जाती है ना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लेती तो दोनों ही निगेटिव होते तो भी स्लोप पॉजिटिव आ जाती, राइट। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लेती तो ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का नहीं, मुझे डिक्रीजिंग नेचर का बनाना था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका कर्व बनेगा और ये आपका क्या हो जाएगी, ये जो है -p इस क्वेश्चन की बोलो कौन है, स्लोप है। स्लोप इक्वल टू -p, ये इस क्वेश्चन की कौन है, स्लोप है, जो कि किसके बराबर होगी, tan थीटा के बराबर होगी। और थीटा बराबर बोलो क्या, ये डिग्री। ठीक है, खत्म, ये हो गई तुम लोगों की कहानी। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूं, लेट्स से डी क्यू मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया और मान लेते हैं मैंने डी यू यहाँ प्लॉट कर दिया, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ये इसका मान लेते हैं एंगल थीटा और स्लोप बराबर बोलो कितना आ जाएगा आपका tan थीटा, और ये किसके बराबर होगा, p के बराबर। ठीक है, तो ये कहानी थी हम लोगों के किसको लेकर, आप लोगों के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेकर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समाप्त होता है। अब इसके आगे हम जो बातचीत करेंगे वो वर्क से रिलेटेड बातचीत करेंगे, यानी कि वर्क के विभिन्न